हेलो एवरीवन। इस क्लास में जो CAIIB का BFM एग्ज़ाम हुआ है 7 जून को, उसकी फ़र्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। और जिनका सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, वो स्पेशली जिसमें टॉपिक जो पूछे गए हैं उनको ज़्यादा फोकस करें और उन टॉपिक को थोड़ा डीपली पढ़ के जाएँ। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था लेटर ऑफ क्रेडिट पर, इसमें केस स्टडी पूछी गई थी इसकी। तो लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। लेटर ऑफ क्रेडिट एक्चुअली होता क्या है कि एक बैंक द्वारा जारी किया गया ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें बैंक विक्रेता को भुगतान की गारंटी देती है। यदि खरीदार जो होता है भुगतान ना कर पाए तो एग्जाम में LC पर आधारित केस स्टडी पूछी गई थी। तो आपको इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ के जाना है, क्योंकि आगे वाली शिफ्ट में इससे पूछा जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या फॉर्मूला। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला होता है ड्यूरेशन में 1+R कर दिया जाता है उसका डिवीजन। तो 20 का सही हो जाएगा। मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो होता है ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण बॉन्ड की कीमत में होने वाले बदलाव को मापता है, और इसका फॉर्मूला पूछा गया था ड्यूरेशन अपॉन 1+R होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि DCCV जो बैंकों के लिए लेवरेज रेशियो कितना निर्धारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.5%। एक्चुअली में DCCV होती क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होती हैं, जिनके लिए RBI द्वारा न्यूनतम जो लेवरेज रेशियो है वो 4% निर्धारित किया गया है। तो इसका आंसर 4% होना चाहिए। सॉरी, मैंने 3.5 बता दिया था। 3.5% जो होगा वो अदर बैंकों का होगा, अदर कैटेगरी का। DCCV का 4% है। अन्य बैंकें जो होती हैं उनके लिए लेवरेज रेशियो 3.5% है, जबकि DCCV वाली जो बैंकें होती हैं उनके लिए 4% लेवरेज रेशियो है। सामान्य बैंकों के लिए जो वेजल नॉर्म्स के अनुसार न्यूनतम लेवरेज रेशियो 3.5% रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि CET फर्स्ट रेशियो कम से कम कितना होना चाहिए। तो 5.5% हो जाएगा सी इसका सही। CET में होता क्या है, इसमें कॉमन इक्विटी Tier 1 बैंकों की सबसे मजबूत पूंजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था CRR। एक्चुअल में CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो ये स्पेशली कुछ ऐसे रेशियो होते हैं जो मेंटेन करने पड़ते हैं बैंकों को। ऐसा नहीं है जैसे मान लो किसी कस्टमर ने रुपए दिए बैंक में, तो बैंक के पास वो रुपए, जब मान लो किसी ने दिया 1 लाख रुपए, तो बैंक ऐसा नहीं है कि सारे 1 लाख मार्केट में उठा दे। कुछ रेशियो उसे RBI के पास रखना पड़ता है। कभी कभी बैंकें हो जाती हैं क्या, डिफ़ॉल्ट हो गई मान लो, या फिर उन्हें लोन चुकाने में दिक्कत हो रही है, तो जो रिजर्व रेशियो होता है ना, उससे निकाल के पैसा दिया जाता है कस्टमर को। ऐसे तो फिर मेंटेन ही नहीं हो पाएगी बैंक। इसलिए कैश रिजर्व रेशियो का वर्तमान प्रतिशत कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3%। कैश रिजर्व रेशियो वह राशि है जिसे बैंक RBI के पास नगद के रूप में, याद रखना, कैश के रूप में रखते हैं। तो वो फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा है, कैश रिजर्व रेशियो। CRR, SLR और बैंक रेट, ये सारे वो होते हैं जिसमें आपकी महंगाई या फिर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये बताओ CRR को बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा अगर मार्केट में महंगाई है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि NRE जो अकाउंट है किसके लिए खोला जाता है। तो NRE खोला जाता है NRI के लिए। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट केवल NRI द्वारा खोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि RSA और RSL का अंतर क्या कहलाता है। तो लिक्विडिटी गैप कहलाता है। 20 का सही हो जाएगा। RSA जो होता है रेट सेंसिटिव एसेट होता है, जबकि RSL रेट सेंसिटिव लायबिलिटी होती है। डी गैप का सूत्र क्या होता है, डी गैप का सूत्र होता है DA माइनस W इंटू DL। डी गैप मतलब DA माइनस के W इंटू DL होता है। इसमें DA क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ एसेट होता है, जबकि DL होता है ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी, और W क्या होता है RSL डिवाइडेड बाई RSA। लेवरेज रेशियो निकालने का सूत्र क्या होता है। तो लेवरेज रेशियो का होता है RSA में जब इक्विटी का डिवीजन कर दिया जाए। लेवरेज रेशियो होता है RSA में जब इक्विटी को आप डिवाइड करोगे। यह बताता है कि बैंक की परिसंपत्तियां उसकी पूंजी की तुलना में कितनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी कैसे निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी गैप
मल्टीप्लाई लेवरेज रेशियो, ए इसका सही हो जाएगा। मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी डी गैप इंटू लेवरेज रेशियो होता है। वॉलेटिलिटी का डेली फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेली वेरिएंस डिवाइडेड बाई अंडर रूट टाइम, ए इसका सही हो जाएगा। यदि एक दिन की वॉलेटिलिटी दी है और कई दिनों की निकालनी है तो आपको वॉलेटिलिटी एन बराबर होता है वॉलेटिलिटी डेली मल्टीप्लाई रूट एन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरेन रेमिटेंस से। एलआरएस के अंतर्गत जो होता है भारतीय निवासी विदेश में धन भेज सकते हैं। आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमा तक विदेशी मुद्रा भेजी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो AAA रेटेड सिक्योरिटी होती है पर रिस्क वेट कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। AAA रेटिंग सबसे उच्च क्रेडिट रेटिंग मानी जाती है। जितनी बेहतर रेटिंग होगी रिस्क वेट उतना कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि IFSC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो IFSC का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, भी इसका सही हो जाएगा। भारत में IFSC का प्रमुख उदाहरण क्या है? गिफ्ट IFSC। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए विशेष क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विलफुल डिफॉल्टर के स्टैंडर्ड एसेट पर प्रोविजनिंग कितनी होती है? 5% होती है। यदि उधारकर्ता जानबूझकर ऋण नहीं चुकाता तो उसे विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है, मतलब जानबूझकर ही नहीं चुका रहा है वो ऋण। विलफुल का मतलब ही वही होता है अपनी इच्छा से। स्टैंडर्ड एसेट पर भी 5% प्रोविजन रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डाउटफुल एसेट D1 में एसेलरेटेड प्रोविजनिंग कितनी हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40%। सामान्यतः D1 में 25% प्रोविजनिंग होती है, लेकिन एसेलरेटेड दिया है तो इसलिए 40% होगा। D2 और D3 कैटेगरी में प्रोविजनिंग कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100%। डाउटफुल एसेट के D2 और D3 वर्ग में बैंक को पूरी राशि के लिए प्रोविज़न करना पड़ता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था फॉरेक्स से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो फॉरेक्स वाला जो टॉपिक है ये भी आपको पढ़ने के जाना है। अगर इस क्लास की आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो।